सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। बट बिफोर दैट बेटा आपको ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपको सिंगल रिएक्टेंट बेस एंड मोर देन वन रिएक्टेंट बेस में जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपको आराम से सॉल्व करना है। उसके लिए आपको एक एक करके ट्रिक दे रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था बेटा आपको कि हाउ टू कैलकुलेट सिंगल रिएक्टेंट बेस न्यूमेरिकल में हाउ टू कैलकुलेट मास मास रिलेशन। तो मास मास रिलेशन में किसी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दिया होगा, दूसरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको मास निकालना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल था। और इसको इसके लिए मैंने आपको 4 स्टेप, इनफैक्ट 3 स्टेप बताया था। 4 स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, 3 स्टेप। पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा बेटा, या पहला स्टेप में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होगा, जो कि कभी भी आप ये मत सोचना कि बहुत बड़ी बात है, सिंपल सा फंडामेंटल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत इजी है, जो कि आपको थर्ड चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि आपका इस टर्म में है। ओके, उसके लिए आप वरीड मत हो, केमिकल बॉन्डिंग के बाद पढ़ाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग आपका आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके केमिस्ट्री कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ओके, जो चैप्टर, तो इसके बाद जो कि 10 क्लास लेना था, मैंने ज्यादा क्लास लिया। इस चैप्टर को 10 क्लास में आपको खत्म करना, ओके, 10 से 14 के बीच में खत्म करना। मैंने ज्यादा क्लास लिया जानबूझ, क्योंकि मुझे ये चैप्टर आपको एक्सपर्टाइज करना। फिर बॉन्डिंग भी अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको भी 12-15 क्लास में खत्म करेंगे बेटा। तो उससे पहले वो तो अलग सी बात है, बट उससे पहले मैंने लास्ट क्लास में जो आपको फंडामेंटल कंसेप्ट दिया था, उसमें क्या बोला था मैंने, ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहला स्टेप में लिखना होगा, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, जो भी आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा उसके नीचे उस फॉर्मूले में सपोज हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl, तो उनके नीचे उनका नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड वॉल्यूम लिखना है। नंबर ऑफ मोल मतलब क्या ना, जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जैसे कि बेटा मैंने बोला सपोज आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन N2 + 3H2 gives you 2NH3। यहाँ पे बेटा मुझे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन क्या होगा बेटा, ना नाइट्रोजन के लेफ्ट में 2 नंबर होगा, वही होगा उसका नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या 1। तो आप बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट किसके साथ कर रहा है बेटा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की लेफ्ट में 3 लिखा है, तो हम बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो अमोनिया की लेफ्ट में आपका 2 लिखा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया। बट इनफैक्ट याद रखना बेटा, ये जो 1 3 2 ये सब है ना, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, इनको क्या बोलते हैं बेटा जानते हो, इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसको हम नंबर ऑफ मोल्स इन फॉर्मूले में आप इसको नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो। तो बेटा ये था आपका फंडामेंटल लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो लिखने के बाद क्या करोगे, सबके नीचे आपने नंबर ऑफ मोल्स और उनका मास और उनका वॉल्यूम लिख दिया। वॉल्यूम तभी लिखोगे जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होगा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में बोला था नॉर्मल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, जिसको यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। यूनिटरी मेथड में आप आराम से कैलकुलेट करो, जैसे कि मैंने बोला कैलकुलेशन में आप मोल को हमेशा यूज करो। स्टोइकोमेट्री में मास का यूज नहीं होता, ऐसा नहीं कि मास के यूज में आपका गलत आंसर आएगा, बट फंडामेंटल कांसेप्ट बोलता है। जिन्होंने भी स्टोइकोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने आपको बोला है कि हमेशा मोल को लेकर स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो कि हमारे लिए कोई भी बड़ी बात है नहीं। लास्ट क्लास में हमने करके दिखाया था। और बेटा हमने लास्ट क्लास में आपको मास मास रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपको याद नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लेते हैं मास मास का, फिर चलेंगे मास वॉल्यूम का। बट इतना जान लो बेटा कि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिंगल रिएक्टेंट बेस का, तो हमेशा आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना है। सिंगल रिएक्टेंट का मतलब क्या है पहले जान लो। सिंगल रिएक्टेंट का मतलब होता है किसी एक रिएक्टेंट का वैल्यू दिया होगा, दूसरे प्रोडक्ट का वैल्यू पूछा होगा, या फिर प्रोडक्ट का वैल्यू दिया होगा, रिएक्टेंट का वैल्यू पूछा होगा, बट किसी एक का दिया होगा और दूसरे का पूछा होगा। यही होता है बेटा फंडामेंटल। तो इसको बोलते हैं सिंगल रिएक्टेंट बेस केमिकल, जिसमें से हमने मास मास रिलेशन आपके सामने प्रेजेंट किया था। उसको और थोड़ा रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको कोई फंडामेंटल मिस्टेक ना हो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। तो उसी कंसेप्ट को दोहराएंगे और 2 मिनट में मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अगर एक बार आपका रिवीजन हो गया तो आपका दिमाग में आ जाएगा, तो उसमें से भी 1-2 न्यूमेरिकल करके खत्म करेंगे। तो बेटा और एक बार
देखते हैं कि थोड़ा क्या क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्वेश्चन लिखेंगे वन अमाउंट ऑफ silver chloride, what amount of silver chloride is formed by the action of 5.850 gram of sodium chloride on excess AgNO3 on excess AgNO3। बेटा AgNO3 को और क्या बोलते हो? सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो बेटा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो व्हाट अमाउंट ऑफ AgCl इज फाउंड, मतलब मास पूछा है, formed by the reaction of 5.85 gram of NaCl on excess of AgNO3। पहले तो देखो बेटा NaCl जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा। तो देखो जब NaCl आपका AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है ना तो बनाता क्या है, पहले रिएक्शन को लिखो, स्टेप 1 में रिएक्शन लिखो, बैलेंस केमिकल ये Na+Cl- ये Ag+NO3-। तो ये Ag+ है, ये Cl- मिलके हो गया AgCl, ये Na+ है, ये NO3- है, मिलके हो गया NaNO3। इतना सिंपल सा डाटा है देखो बेटा। तो हाँ ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया, पर उसने क्वेश्चन दिया है कि इसमें आपको कितना आपका यूज हो रहा है। 5.850 ग्राम ऑफ NaCl आपका एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कितने ग्राम, ग्राम मतलब क्या, कितना अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या, ग्राम, कितने ग्राम AgCl फॉर्मेशन करेगा। तो बेटा ध्यान से देखो, इसको सिंगल रिएक्टेंट क्यों बोलते हैं, किसी एक रिएक्टेंट का वैल्यू दिया या फिर किसी एक प्रोडक्ट का वैल्यू दिया होता तो इसको सिंगल रिएक्टेंट बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 5.850 ग्राम, तो इसका मतलब ये सिंगल रिएक्टेंट बेस नहीं मिलता। और ये कैसा रिलेशन है सिंगल रिएक्टेंट बेस का, मास मास रिलेशन। पता कैसे चला, एक का मास दिया दूसरे का मास पूछ रहा है तो मास मास रिलेशन। और आपको तो पता है कोई भी सिंगल रिएक्टेंट बेस न्यूमेरिकल्स हो, वो मास मास हो, मास वॉल्यूम हो, वॉल्यूम वॉल्यूम हो, जो कि अभी कराने वाले हैं सब में आपको 3 स्टेप। स्टेप 1 तो ये हो गया सर, अब स्टेप 2 के बारे में बोल दीजिए, उसको कैसे करना है। तो बेटा स्टेप 2 में हमने बोला था सबके नीचे उनका नंबर ऑफ मोल्स एंड मास लिख दो एंड वॉल्यूम लिख दो। यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं चाहिए क्योंकि एक का मास पूछा है, दूसरे का मास, एक का मास दिया है, दूसरे का मास पूछा है, तो वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं। बट मोल लिखेंगे, यहाँ पे कितना मोल है 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उसके नीचे उनका मास भी लिख सकते हो। बेटा NaCl कितना होता है, मास इनका 58.5, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बोल। अब अच्छा AgNO3 का मास क्या होता है, तो याद रखना बेटा ये जो सिल्वर होता है ना इसका एटॉमिक मास 108 होता है, ये हमेशा याद रखना। और नाइट्रोजन का 14 होता है और इस NaCl कितना होगा 48 होगा बेटा। तो आपका टोटल मास कितना होगा 108, 12, 122, 130, 170, तो इसका 170 ग्राम होगा। ये कितना होगा बेटा 108 प्लस 35.5 तो 143.5। ये कितना होगा बेटा 23 प्लस 14 कितना 37, 37 प्लस 48 कितना बेटा 37, 8 कितना 45, 40, 85। तो बेटा ये आपका फंडामेंटल है। तो मोल और ग्राम आपने लिख दिया, वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की क्वेश्चन ही नहीं है, मास वाला क्वेश्चन है। तो मोल और मास आपने लिख दिया, स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 में यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करो। बट जिसने भी स्टोइशियोमेट्री डेवलप किया वो आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि बेटा जब भी स्टोइशियोमेट्री का न्यूमेरिकल कराएगा ना तो हमेशा मोल को यूज करके सॉल्व कर। हाँ सर ठीक है, हाँ सर। तो सर यहाँ पे मोल का क्या रिलेशन पता है कि 1 मोल NaCl आपका एक्सेस ऑफ HNO3 के साथ रिएक्शन करके 1 मोल ही HCl होता है, क्योंकि आपको HCl का मास पूछा है। तो आपको क्या पता है रिलेशन से ना सर 1 मोल ऑफ NaCl gives 1 मोल ऑफ HCl। 1 मोल NaCl आपका 1 मोल HCl देता है। हाँ जी, बट यहाँ पे कितने ग्राम देखो बेटा, कितने ग्राम 5.850 ग्राम दे दिया NaCl। तो सर मोल का रिलेशन आपने बताया था हमेशा मोल में रिलेशन निकालो। तो हमें पता है कि 1 मोल NaCl 1 मोल HCl देता है,
बट यहाँ पे तो जब 5.850 ग्राम NaCl दिया, यहाँ पे 5.850 ग्राम ऑफ NaCl दिया और पूछ रहा है कितना मोल HCl देगा या फिर कितना ग्राम HCl देगा, बट ये तो नहीं निकाल सकते सर, तो इसलिए इस ग्राम को क्या करना पड़ेगा, मोल में। अगर 1 मोल NaCl 1 मोल HCl देता है तो इतना मोल ऑफ NaCl कितना मोल ऑफ HCl देगा ये निकाल सकते हो। तो क्या है इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको तो पता है मोल को कैसे करते हैं कन्वर्ट ना सर, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर मास। वेट दिया है आपका 5.8550 जी सर, और इसका मोलिकुलर मास कितना बेटा 58.5, तो इसका आंसर क्या होगा ना सर 1/10 दैट इज 0.1 मोल। तो इसका मतलब इतना ग्राम के मतलब क्या लिखेंगे 0.1 मोल, तो मतलब 1 मोल ऑफ NaCl gives 1 मोल HCl, तो 0.1 मोल ऑफ NaCl gives 0.1 मोल ऑफ HCl, कैसे बोलेंगे, तो इसका मतलब इतना मोल ऑफ HCl निकल गया, कितना मोल ना सर, यहाँ पे हमें 0.1 मोल HCl निकल रहा है अगर हम 5.850 ग्राम ऑफ NaCl को यूज करेंगे, और इतना मोल ऑफ HCl निकल रहा है, पर हमें तो मास चाहिए, तो मोल को मास में सेम फंडामेंटल N is equal to W by N, मोल मास का एक ही रिलेशन, तो मास इज इक्वल टू N into N, नंबर ऑफ मोल कितना है HCl का नंबर ऑफ मोल कितना निकला है बेटा आपका 0.1, तो 0.1 निकला है, तो 0.1 into HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा देखो 143.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा 14.35 का, तो कितना मास आता है 14.35 ग्राम, यही होगा आपका आंसर। एनी डाउट बेटा, सिंपल तरीके से हमेशा आंसर मोल में निकालो, कैसे ना, पहले इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन में आपको मोल मास सबके नीचे लिख दो, तो उसमें से आपको ना यहाँ ये मिल गया 1 मोल NaCl आपका 1 मोल HCl देता है, 1 मोल NaCl आपका 1 मोल HCl देता है, बट उसके बाद 5.850 ग्राम NaCl कितना देगा, तो मोल आपको तो मोल में लिखना है ना, तो एक बार आपने लिख दिया कि 1 मोल NaCl gives 1 मोल HCl, तो यहाँ पे सम मोल ऑफ NaCl लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे तो ग्राम दिया है तो ग्राम को अपने मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको 0.1 मोल HCl 0.1 मोल HCl देगा, तो क्या पड़ेगा, अगर 1 मोल देता है तो 0.1 मोल HCl देगा, बट 0.1 मोल HCl देगा, मोल कितना ग्राम देगा, इस तरह से N is equal to W by M, तो W is equal to NM, N है 0.1 और M है आपका 143.5, आंसर है आपने लिख दिया 14.35 का। क्या बेटा आपको इसमें इतना सा भी डाउट है क्या, बेटा कुछ नहीं है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, इसको एक्सप्रेस कैसे कर रहा है दैट्स ऑल, बच्चों का खेल है, कुछ नहीं, बस आपको ये लिखना है, आपको लिख के दिखाना है, एक का दिया होगा दूसरे का पूछा होगा, तो उनका रिलेशन पहले लिख दो, फिर अगर मास में दिया होगा उसको मोल में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक बोलता है सभी कैलकुलेशन मोल में करना है, तो मोल में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो इतने ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना मोल हुआ उतना मोल, तो इसका भी आंसर मोल में आएगा, बट एक बार मोल में आ गया आपको तो ग्राम में चाहिए, तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है, आया समझ में, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ बेटा, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से कर लेते हैं इसको, एक बार कर लिया ना बच्चे पकड़ लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ओके बेटा, चलो अब स्टार्ट करेंगे बेटा, आपका मास वॉल्यूम रिलेशन, मतलब किसी रिएक्टेंट का मास दिया होगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा होगा, या फिर प्रोडक्ट का मास दिया होगा, रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछा होगा, किसी एक वैल्यू दिया होगा, इसीलिए इसको सिंगल रिएक्टेंट बेस बोलते हैं, और मास वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए मास वॉल्यूम रिलेशन का क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल अभी कराएंगे बेटा, सेम प्रोसीजर, सेम तीन रूल, सेम नंबर ऑफ मोल, सब कुछ वही, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा है मास वॉल्यूम रिलेशन, इसके ऊपर मेरे अच्छा दिखाई दे रहा है, कोशिश लिखने की, इसका आंसर करेंगे, आपको घर से समझ में देखो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कंप्लीट complete combustion of 3 ग्राम मीथेन, बेटा CH का तो मतलब क्या हो गया है मीथेन, मीथेन report volume of O2 and produced volume of
CO2 at STP और NTP will be dash। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 3 ग्राम मीथेन का कंप्लीट कंबस्शन के 3 ग्राम मीथेन का कंप्लीट कंबस्शन के लिए आपको कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। बेटा पहले तो जान लीजिए कि कंबस्शन का मतलब क्या होता है। कंबस्शन का मतलब होता है बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर किसी को बर्न करोगे तो उसको पहले तो कंबस्शन बोलते हैं। और बेटा ट्रिक बताते हैं, कोई भी कंबस्शन रिएक्शन किसका कंबस्शन हो रहा है, मीथेन का कंबस्शन हो रहा है। तो जब मीथेन का कंबस्शन करोगे ना, देखो बेटा किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन में याद रखना बेटा, किसी भी हाइड्रोकार्बन मतलब जो पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड टर्म में पढ़ाएंगे, पिछले केमिस्ट्री एग्जाम का रिजल्ट क्या हो बेटा, नहीं आएगा अभी तक, मिल गया होगा ना। तो बेटा याद रखना जब भी हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन का जहां पे कार्बन दे देंगे बेटा, डोंट वरी, वो मेरे पास नहीं है कॉपी। कौन सा एग्जाम हुआ था, अरे जो आपको जो इक्विवेलेंट मास का एग्जाम किया था मैंने, वो मेरे पास नहीं है बेटा। मैं थोड़ी एग्जाम मेरा काम है क्वेश्चन देना, दैट्स ऑल। टेंशन मत लो, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, मतलब शायद क्वेश्चन में कुछ हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा, इससे लेट हो रहा है। टेंशन मत लो, मिल जाएगा। ओके, टेंशन मत लो। अच्छा तो देखो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कोई एक हाइड्रोकार्बन लिया। जब भी हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इस साल पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर उसका ऑक्सीडेशन या फिर कंबस्शन करोगे ना तो आपका हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होगा। ये पहला फंडामेंटल याद रखना। कोई भी कंपाउंड में अगर कार्बन हाइड्रोजन होगा, उसको अगर कंबस्शन करोगे मतलब बर्निंग इन ऑक्सीजन, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट फंडामेंटल। दूसरा फंडामेंटल, कोई भी कंबस्शन रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट ट्रिक CHO। CHO क्या, पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। इससे आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो कंबस्शन का। ओ पहले CHO मतलब पहले कार्बन का बैलेंस करेंगे। हाँ, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो बैलेंस है। हाँ जी। फिर हाइड्रोजन पे चलो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने है बेटा, 4 है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, तो हाइड्रोजन का देखो 2 into 4 तो 4 हो गया। सर अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन क्या टर्म, यहाँ पे आपके कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन क्या टर्म, यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन क्या टर्म है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 है और यहाँ पे 2 का तो 2 लिख दिया, तो बैलेंस हो गया। सिंपल है कि नहीं बेटा, कि कोई भी कंबस्शन रिएक्शन को ए से बैलेंस करेंगे। तो CHO पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे याद कर सकते हो। कैसे बेटा, किसी सीरियल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसी सीरियल में बैलेंस करेंगे। पहले कार्बन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया। आपको जितना बड़ा कंबस्शन रिएक्शन में दूं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का दूं, मीथेन ईथेन प्रोपेन, आप आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। कार्बन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, इस क्रम में आपको बैलेंस करना होगा। चलो हो गया। तो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा। तो इक्वेशन में हमें कोई डाउट नहीं है, बट इस इक्वेशन में दिया है कि आपको 3 ग्राम ऑफ मीथेन दिया है, इस मीथेन का मास दिया है 3 ग्राम, और पूछा है अगर 3 ग्राम मीथेन का कंबस्शन करोगे तो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कोई बड़ी बात है नहीं, आपने तो बोला था कि आपका स्टेप 1 में पहले नंबर ऑफ मोल्स लिख दो। हाँ जी, तो बेटा याद रखना सभी के सभी आपके गैस। तो यहाँ पे देखो मीथेन, यहाँ पे कितना मोल है सर, 1 मोल। यहाँ पे कितने मोल ऑक्सीजन है सर, 2 मोल। यहाँ पे कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड सर, 1 मोल। यहाँ पे कितने मोल पानी है सर, 2 मोल। इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम आपको देखते ही पता चलता है, कोई बड़ी बात नहीं सर। और उसके बाद क्या लिखना है बेटा, इसका मास लिख सकते हो। तो मास कितना है इसका, 60 ग्राम। इसका क्या देखिए 32 into 2 64 ग्राम। और फंडामेंटल के लिए बोल रहे हैं, इसका क्या है सर, देखिए 44 ग्राम।
इसका क्या देखिए सर 36 ग्राम आराम से लिख लिया। फिर क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है क्योंकि तो वॉल्यूम है। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल, तो एसटीपी में इसका वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर। एसटीपी में इसका वॉल्यूम क्या होगा 2 मोल है, तो 2 into 22.4 लीटर। यहाँ पे फिर से 1 मोल है 22.4 लीटर, क्योंकि मैंने बोला था कोई भी आप गैसियस एटम या फिर मॉलिक्यूल, उस एटम का और मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी में वो होगा 22.4 लीटर। यहाँ पे 1 मोल है इसलिए 22.4 लीटर, यहाँ पे 2 मोल लिखा तो 2 into 22.4 लीटर, यहाँ पे 1 मोल तो 22.4 लीटर, और यहाँ पे देखो बेटा 2 मोल, और ये गैसियस फॉर्म में बहुत ज्यादा आपने हीट किया तो वेपर फॉर्म में है, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 into 22.4 लीटर। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिया भी होता है कोई गैस 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 गैस, और ये भी वेपर फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि पानी है तो लिक्विड है। आपने बहुत ज्यादा हीट किया, कंबशन का मतलब यही होता है बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और बर्निंग पे पानी कौन से फॉर्म में निकलता है, स्टीम के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो इसलिए इसको भी मैंने गैस लिख दिया। तो ये है आपका स्टेप 2। मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया कि नंबर ऑफ मोल्स, मास और वॉल्यूम आंख बंद करके लिख दो। किसमें, सिंगल रिएक्टेंट में न्यूमेरिकल का ये रूल था 2। अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, स्टेप 3 में यूनिटरी मेथड। स्टेप 1 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, स्टेप 2 में सबके नीचे उनका मोल्स, मास एंड वॉल्यूम लिख दो। वॉल्यूम तभी लिखो जब वो गैसियस फॉर्म में होगा, जो कि मैंने लिख दिया। और लास्ट में आपको क्या अप्लाई करना है बेटा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। तो यूनिटरी मेथड में कौन सा चीज अप्लाई करेंगे, हमेशा मोल का अप्लाई करोगे, हमेशा मोल का अप्लाई करोगे। तो बेटा मुझे देखो 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, सर 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो लिख दो क्योंकि मोल में कैलकुलेट करेंगे हमेशा। 1 मोल ऑफ मीथेन requires 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल मीथेन की कंबशन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे मीथेन को ग्राम में देख के लिख सकते हैं क्या कि 3 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स, लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही तो बोल रहे हैं, हमेशा कैलकुलेशन मोल में कर। तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, 1 मोल मीथेन की कंबशन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 ग्राम की वजह से क्या लिखना पड़ेगा, इसका नंबर क्या होगा 3 बाई मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या है 16, अरे CH4 है ना क्या 12 प्लस 4 बेटा 16, तो 3 बाई 16 मोल हो गया। तो यहाँ पे 3 के मतलब क्या लिखेंगे 3 बाई 16 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स, कितना होगा 1 मोल ऑफ 2 मोल रिक्वायर करेगा, तो 3 बाई 16 कितना रिक्वायर करेगा 2 into 3 बाई 16। आंसर क्या होगा बेटा 6 बाई 16 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या बड़ी बात है, अरे भाई मैंने क्या बोला, हमेशा स्टोइकियोमेट्री को मोल में कैलकुलेट करो। तो 1 मोल रिक्वायर कितना, 1 मोल मीथेन को कंबशन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल, तो 1 मोल के लिए 2 मोल। यहाँ पे कितने मोल है मीथेन का, सर आपको 3 ग्राम, तो मोल में कन्वर्ट करो ना, वही तो बोल रहे हैं। तो 3 ग्राम का कितना मोल होगा ना सर, अम्बरोमोल का फॉर्मूला तो यही है, आपने बोला था कि N = W/M। W आपका 3 ग्राम आपने लिया और आपका मास आपने 16 लिया, तो 3/16, तो 3/16 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन ना सर, 1 का 2, तो इसका कितना ना 2 को मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 into 3/16 तो कितना 6/16 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसको और छोटा करके लिख सकते हो इक्वल टू 3/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ सर, छोटा करके लिख दिया 3/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ सर, बट बेटा मैंने क्या पूछा है कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, तो आपका 3/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी में ना सर, हमें तो मालूम है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम एसटीपी में कितना 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एसटीपी। तो कितना मोल आपका ऑक्सीजन आपको चाहिए 3/8, तो 3/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 22.4 by 380 लीटर एट एसटीपी। मतलब आपको कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एसटीपी। तो आपको पता चल गया बेटा कि आपको अगर 3/16 मोल मतलब 3 ग्राम को आपने मोल में कन्वर्ट किया, तो 3/16 मोल ऑफ मीथेन की कंबशन के लिए आपको 3/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और ये 3/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, उसने वॉल्यूम में पूछा है, इतना वॉल्यूम ऑफ, तो आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना वॉल्यूम होगा ना सर
एक मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, एटीपी में उसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो 3/8 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर होगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। एनी डाउट? फिर हम चलेंगे नंबर प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम टाइप होगा बेटा, ये आप करके दिखाओ कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। किसमें स्टार्ट करेंगे, सभी आंसर मोल में होगा। तो 1 मोल मीथेन को 1 मोल मीथेन की कंबस्टन से कितना मोल आपका प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल। अब लिख सकते हो। फिर यहाँ पे कितना मोल है मीथेन का, मतलब 3 ग्राम दिया तो उसको मोल में कन्वर्ट कर दो, तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल निकल गया, तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो हाँ सर, क्योंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एनटीपी पे 22.4 लीटर 22.4 लीटर। तो जितना मोल आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसका एसटीपी में क्या वॉल्यूम होगा, निकल के दिखाओ जल्दी बेटा, जल्दी आंसर करके दिखाओ। बेटा आपने आंसर निकाल दिया, सिंपल है, आपको बस रूल फॉलो करना है बेटा, क्या बड़ी बात है। रूल में फॉर्मूला हाँ आदित्य इससे 22.4 into 3/16 बेटा देखते हैं, या मुझे लगता है आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा, देखते हैं। बट आपको मुझे बेटा अभी भी मुझे लगता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। बेटा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, सिंपल तो है यार, इसको कितना सिंपल बनाएंगे, स्टेप दे दिया, पहले इक्वेशन लिख दिया, बैलेंस का फॉर्मूला बता दिया कैसे बैलेंस करना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में सबके नीचे उनका नंबर ऑफ मोल, मास और वॉल्यूम लिख दो। वॉल्यूम तभी लिखो जब गैसियस फॉर्म में होगा। फिर स्टेप 3 में यूनिटरी मेथड, और आपको उसमें आपको नंबर ऑफ मोल ही यूज करना है। तो नंबर मोल मतलब यहाँ पे सपोज मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सपोज अकड़े वेरी गुड, सपोज मुझे ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन है इसका इसी का बोलते हैं। तो आपने देखा 1 मोल ऑफ मीथेन की कंबस्टन के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, दिव्या बेटा वेरी गुड। तो अगर 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे कितने मोल ऑफ मीथेन है आपका, ना सर हमें तो 3 ग्राम दिया, तो उसको मोल में कन्वर्ट करो ना, वेट क्यों कर रहे हो, आपका आंसर मोल में, सभी को स्टोइशियोमेट्री मतलब मोल। तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 3 ग्राम इज इक्वल टू 3/16 मोल। तो 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 3/16 मोल ऑफ मीथेन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो सर आपका आंसर तो मोल में निकल गया, बट आपको वॉल्यूम पूछा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको पता नहीं है क्या, एक मोल को कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, एसटीपी में उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, सर 3/8 into 22.4 आंसर। इसमें क्या बड़ी बात है, सेम चीज हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, अगर ये आपने लिख दिया अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वही चीज लिखेंगे। तो देखो बेटा हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस, क्योंकि आपका क्या लिखा है प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, 1 मोल लिखा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका 3 ग्राम दिया, तो 3 ग्राम मतलब कितने मोल, 3/16 मोल। तो 3/16 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कितना बेटा, अगर 1 मोल ऑफ मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 3/16 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस वही 3/16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल तो 3/16 मोल 3/16 मोल, तो 3/16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसने प्रोड्यूस किया। बट आपने मोल नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एसटीपी में कितना 22.4 लीटर, तो 3/16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एसटीपी में कितना, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22.4 लीटर एसटीपी, तो implies that 3/16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड implies that 3/16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा बेटा, 22.4 into 3/16 लीटर आंसर, जो कि आप लोगों ने आंसर किया। बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए तो पहले।
इसमें क्या बड़ी बात है? यस और नो? यस सर। सबका आंसर चाहिए मुझे बेटा, यस और नो? आ गया समझ? चलो तो बेटा देखो, ये फंडामेंटल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करा देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। चलो बेटा देखो, ये चैप्टर का आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो एक फिनिशिंग आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद फिर मोर देन वन रिएक्टेंट बेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आराम से समझा देंगे, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। बट ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चल रहा है ना बेटा, तो आपको ना इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंटरेक्शन चलेगा। अब चुप हो जाओगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्या समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो? तो क्वेश्चन देखो बेटा, उसी मास वॉल्यूम के सेकंड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन in the following reaction, if 10 grams of hydrogen reacts with nitrogen, what will be volume of ammonia produced at NTP? बेटा याद रखना, देखो जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, सिंपल सा रिएक्शन, हमेशा अमोनिया फॉर्मेशन होगा। जैसे ना N2 प्लस H2 gives you अमोनिया, और क्या हो सकता है, वो तो बोल रहा है। तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन तो दो लिख दो बैलेंस के लिए, तो 2 into 3 6 हो गया आपका, 6 आपका हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 लिख दो, 2 3 6 3 2 6, देखो बैलेंस्ड हो गया। तो इसी रिएक्शन के बारे में बोल रहा है। इस रिएक्शन में वो बोल रहा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 10 ग्राम ले लिया, रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो बोल रहा है कि अगर आपका 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपका कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। मतलब को एक का मास दिया, दूसरे का वॉल्यूम पूछ रहा है, इसलिए इसको सिंपल रिएक्टेंट बेस बोलते हैं। किसी एक का वैल्यू दे रहा है और दूसरे का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसको मास वॉल्यूम रिलेशन भी बोलते हैं। पर बेटा मैंने तो आपको क्लियर कट बोल दिया था कि जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो स्टेप 1 में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, जो कि आपने लिख दिया। फिर उनमें नीचे सॉरी उनका नंबर ऑफ मोल, मास एंड वॉल्यूम लिखना है। देखो बेटा ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैस है, आपको तो पता है। तो सबके नीचे मोल, मास और वॉल्यूम लिख दो। फिर आपको मोल से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको वॉल्यूम ऑफ अमोनिया चाहिए, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने मोल क्या कितना मोल देता है। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है। बट यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है, तो 21 ग्राम को जब आपने मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल ऑफ अमोनिया देगा, तो मोल ऑफ अमोनिया निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, तो मोल से वॉल्यूम कन्वर्ट कर सकते हो एनटीपी में, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल का 1 मोल एनटीपी में वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो जितना मोल आपका अमोनिया आएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। जल्दी से करके दिखाओ आंसर, जल्दी बेटा, टाइम नहीं है, जल्दी से अभी करके दिखाओ। मैं कर रहा हूं तो आप लोग जैसे एग्री कुछ नहीं कर रहे, बेकार में टाइम पास कर रहे हो। जल्दी रेडी, खत्म। किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया? प्यारे गधों देखो, मेरे प्यारे गधों देखो इधर, बेटा देखो सर 3.3 into 22.4 liters।
चलो देख लेते हैं The आंसर याद हुआ 3.3 into 22.4 liters. चलो देखते हैं बेटा आपका आंसर आता है कि नहीं। तो देखो बेटा आपने यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया, बोलता है कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकलेगा, पर हमें तो पता है पहले स्टेप 1 में आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया, फिर आपको नंबर ऑफ मोल, मास और वॉल्यूम लिखना है। तो देखो बेटा नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल, इसका नंबर ऑफ मोल 3 मोल, इसका नंबर ऑफ मोल 2 मोल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेफ्ट में जो लिखा होगा वही उनका नंबर ऑफ मोल। मास कितना, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना 28 ग्राम, इसका 2 ग्राम into 3 6 ग्राम, इसका 14 + 3 17 into 2 34 ग्राम। हाँ सर हमने मोल और मास लिख दिया, फिर वॉल्यूम लिख देंगे। इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी में 22 लीटर, 3 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी में 3 × 22 लीटर, 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा एनटीपी में 22 लीटर। कौन से कंडीशन में, एसटीपी और एनटीपी में होता है। चलो ठीक है सर, ठीक है बेटा देखते हैं इसका आंसर करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम अमोनिया देगा, पर हमें क्या पता है, हमें हमेशा आंसर मोल में निकालना है। तो हमें पता है कि 3 मोल, हमें पता है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। हमेशा आंसर को आपको मोल में लिखना होगा, स्टोइचियोमेट्री का रूल यही बोलता है। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, बट यहाँ पे कितने मोल ना सर, यहाँ पे 10 ग्राम। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स कितनी मोल ऑफ अमोनिया, नहीं सर। तो क्या लिख सकते हैं ना, कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स कितने मोल ऑफ अमोनिया। तो 10 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो। तो सर 10 ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है m = W/L, तो फार्मूला है। तो वेट कितना दिया ना सर 10 ग्राम, एंड सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 पकड़ लो। तो 10/2 कितना होगा बेटा, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास 5 मोल। तो सर यहाँ पे लिखेंगे 10 ग्राम की जगह हम लिखेंगे 5 मोल, क्योंकि ग्राम में आंसर नहीं निकाल सकते, मोल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने मोल का रिलेशन पहले लिखना है। स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं मोल के रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 3 मोल देता है 2 मोल, तो 3 मोल हाइड्रोजन देता है 2 मोल अमोनिया। तो 10 ग्राम मतलब 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल ऑफ अमोनिया देगा, ऐसा 3 मोल देता है 2 मोल, तो 1 मोल देगा 2/3, 5 मोल देगा 2/3 into 5 मोल ऑफ अमोनिया। अरे भाई 3 मोल देता है 2 मोल, तो 1 मोल देगा 2/3, 5 मोल देगा 2/3 into 5, वही तो लिखा मैंने 2/3 into 5 मोल ऑफ अमोनिया। पर सर इतना मोल ऑफ अमोनिया देगा, पर क्वेश्चन में तो वॉल्यूम पूछा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, आपका मास पूछे वॉल्यूम पूछे, मोल से आप मास में निकाल सकते हो, मोल से आप वॉल्यूम में निकाल सकते हो, क्या बड़ी बात है। तो इतना मोल ऑफ अमोनिया, तो इतना मोल ऑफ अमोनिया का एसटीपी और एनटीपी में वॉल्यूम कितना होगा, ये तो पूछ रहा था 8 एनटीपी। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का 1 मोल ऑफ अमोनिया का एनटीपी में वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, इसमें एनटीपी। तो यहाँ पे आपका 2/3 to 5, 2/3 to 5 मोल ऑफ अमोनिया का एनटीपी में वॉल्यूम कितना 22.4 into, देखो 2/3 to 10/3 कर लेते हैं, 10/3 कर लेते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या होगा 2 to 4/3। इसका आंसर कितना होगा, जो भी होगा आंसर उतना लीटर। Sir, if you simplify 10/3, so it will be 3.3, that approximately. Sir, that if you simplify the 10/3, it will be 3.3 approximately. 3.3 बोल सकते हैं, 3.3 बोल सकते हैं। तो आपका Yes, आंसर 75 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। 70 कर लो इसको, 70 क्या आएगा 222 224.3 74 पॉइंट समथिंग आएगा। कर लो आपका मर्जी जैसे। अब इसको 3.33 करके कर सकते हो, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 में 74.6. So it will be 74.6. हाँ 74.6 हो गया। डिफरेंशियल वेरी गुड बेटा, अगर आपका आंसर करेक्ट था कोई बड़ी बात है नहीं, हमने आपको ऐसा इतना इजी बता दिया, बस घर में जाके ना ध्यान से उसको समझो और देखो, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं चाहिए बच्चों का खेल है, कुछ नहीं, बस आपको देखना है मोल में ही आंसर है, और मोल का रिलेशन आपको पहले लिखना है। तो दिस मोल मींस दिस मोल, तो इस ग्राम दिया है तो मोल में कन्वर्ट करो, तो इतना मोल में कितना मोल, जितना मोल आएगा उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, इसमें क्या बड़ी बात है।
चलो तो बेटा ये हो गया आपका मास वॉल्यूम रिलेशन के क्वेश्चन आंसर। अब चलेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब सिंगल रिएक्टेंट बेस का आखिरी न्यूमेरिकल वॉल्यूम वॉल्यूम। ये बच्चों एक ही लाइन का आंसर होगा। कितना सिंपल है देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, आराम से आपको मोल और वॉल्यूम लिख के, मास का कोई जरूरत नहीं है, मोल वॉल्यूम लिख के आंसर कर सकते हैं। कैसे बताते हैं कैसे। तो बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन का प्लीज लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा तो लिख लो बेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 5 मोल ऑफ प्रोपेन। बेटा देखो ये एक अल्केन है C3H8 प्रोपेन, इस साल पढ़ेंगे चैप्टर कौन सी, प्रोपेन का फार्मूला है C3H8, 5 मोल ऑफ प्रोपेन C3H8 comma the required volume of oxygen will be dash, the required volume of oxygen will be dash। सिंपल सी क्वेश्चन है देखो बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा आपने प्रोपेन ले लिया C3H, इसको कंबस्शन मतलब बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने ट्रिक बताया था, किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबस्शन करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलेगा, और इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है बेटा, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। तो आपने देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, आपने 3 लिख दिया, कार्बन बैलेंस। फिर हाइड्रोजन पे चलो, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो आपने 4 लिख दिया, तो 4 to 8 हाइड्रोजन खाता। फिर ऑक्सीजन पे चलो बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 3 2 और यहाँ पे देखो 3 2 कितना 6 और ये हो गया 4, 6 + 4 कितना बेटा 10, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया। देखो कितना आराम से मैंने बैलेंस कर दिया, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो हो गया खत्म। तो आपको 2 चीज याद रखना पड़ेगा, कंबस्शन से हाइड्रोकार्बन मतलब जहां पे हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, जो कि पढ़ाएंगे इस साल। तो हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड पानी फॉर्मेशन होता है, और कंबस्शन रिएक्शन का बैलेंस कैसे करेंगे, CHO पहले C पहले H उसके बाद O, ऐसे करके हमने बैलेंस कर दिया। तो स्टेप 1 आपका खत्म हो गया, कोई बड़ी बात है नहीं। फिर स्टेप 2 में क्या बोलता है, सबके नीचे उसका नंबर ऑफ मोल्स लिखो। तो बेटा ये क्या होगा, ये 1 मोल, ये आपका 5 मोल, ये आपका 3 मोल और ये आपका 4 मोल। यही सब होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका मोल को लिखने का तरीका। तो मोल के नीचे और क्या लिख सकते हैं बेटा, उनका वॉल्यूम। मास लिखने का जरूरत है क्या, नहीं चाहिए, बस वॉल्यूम लिख सकते हो, तो आपका मर्जी। ये आपका देखो बेटा 22.4 लीटर, ये आपका 5 × 22.4 लीटर, ये आपका 3 × 22.4 लीटर, ये आपका 4 × 22.4 लीटर। क्योंकि बेटा देखो ये आपका कंबस्टन है, तो पानी को लिक्विड मत समझ लेना, कंबस्टन मतलब बर्निंग, और बर्निंग में आपका पानी वैसे नहीं निकलता पानी के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में निकलता है, तो इसलिए इसको गैस बोल सकते हो। तो चलो आपने लिख दिया, फिर आपको क्वेश्चन पे आना है। मेरे क्वेश्चन में क्या दिया कि 5 मोल ऑफ मीथेन की कंबस्टन के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए। बेटा मुझे एक छोटी सी बात बोलिए कि 1 मोल ऑफ मीथेन की कंबस्टन के लिए आपको कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, 5 मोल। तो लिख लो 1 मोल ऑफ मीथेन, सॉरी प्रोपेन, so for combustion of 1 mole of propane required mole of oxygen equal to 5। अरे 1 मोल प्रोपेन की कंबस्टन के लिए 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको बेटा यहाँ पे 5 मोल प्रोपेन दिया है। तो अगर बेटा Alex Arcles is telling 5 देखते हैं बेटा, अरे बेटा 1 मोल प्रोपेन की कंबस्टन के लिए आपको 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। हाँ जी, तो बेटा आपका प्रोपेन कितना मोल हुआ, 5 मोल, तो implies that for combustion of 5 मोल of propane required मोल ऑफ O2 कितना होगा, 1 मोल के लिए 5 मोल, तो 5 मोल के लिए 25 मोल।
तो आपको 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, पर वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। तो बेटा 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? ना सर, 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है 20.4 लीटर एसटीपी में। तो सर 25 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा? वैसा 25 मोल लिखा ना बेटा, तो 22.4 into 25 equal to 560 लीटर। इसमें आंसर 60 लीटर। कितना इजी है, देखो बेटा कितना आराम से आपने आंसर कर दिया। देखो कितना इजी हो रहा है, आपको कितने इजीली आप लोग आंसर कर रहे हो। देखो बेटा, चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2, किसका? वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड बेटा। क्या इसमें कुछ भी डाउट है बेटा? कुछ भी डाउट है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या लिखेंगे? at 100 डिग्री सेंटीग्रेड for a complete combustion of at 100 degree centigrade for a complete combustion of 1.12 liter of a propane, the produced volume of carbon dioxide and water will be dash। देखो बेटा यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन चेंज करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे वही प्रोपेन का कंबस्टन हो रहा है, तो प्रोपेन का कंबस्टन मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करना। आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड पानी। अभी तो मैंने इसका बैलेंस इक्वेशन लिखा, तो कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करेंगे 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो 4 लिखेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 5 लिखेंगे। ये स्टेप 1 खत्म हो गया। तो बेटा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो बेटा 1.12 लीटर प्रोपेन दिया, 1.12 लीटर प्रोपेन दिया है, इसका वॉल्यूम दे दिया 1.12 लीटर। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब देखो बेटा किसी एक का वॉल्यूम क्या है, दूसरे का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन है? वॉल्यूम रिलेशन। पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम लेंगे, इसका भी निकालेंगे, तो 2 अलग अलग करके हम सॉल्व करेंगे। एक का वॉल्यूम दिया, दूसरे का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ना वॉल्यूम रिलेशन और सिंगल रिएक्टेंट बेस। क्यों? क्योंकि किसी एक का वॉल्यूम दिया है। तो कैसे सर? ना वही हमें तो एक ही चीज मालूम है, हम हमेशा मोल से स्टार्ट करेंगे। तो लिखो स्टेप 2 में आपको मोल लिखना है। ये 1 मोल है, ये 5 मोल है, ये 3 मोल है और ये आपका 4 मोल है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, 5 मोल मतलब 5 into 22.4, ये 3 into 22.4, ये 4 into 22.4। ये तो कोई भी लिख देगा, सब लीटर है, हमने लिखा नहीं, बस लीटर है। चलो हो गया। और आपको क्वेश्चन दिया है इसका 1.12 लीटर, किसका बेटा? इस प्रोपेन का 1.12 लीटर कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा बेटा? हमें तो मोल में स्टार्ट करना है, तो देखिए 1 मोल प्रोपेन आपका कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो आंसर लिखेंगे 1 मोल ऑफ प्रोपेन गिव्स कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बेटा? 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको मोल में आंसर करना है, तो मोल की रिलेशन करेंगे। तो इसका 1 मोल, इसका देता है 3 मोल, तो हम इसके बाद नीचे लिखेंगे इसका 1.12 लीटर ऑफ प्रोपेन कितने मोल। लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा, तो ये मोल मतलब इसको फिर मोल में लिखेंगे, तभी जाके आंसर इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। फिर नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हो एसटीपी में। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बोलिए बेटा 1.12 लीटर ऑफ प्रोपेन का नंबर ऑफ मोल क्या होगा? ना सर 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 लीटर प्रोपेन इज इक्वल टू 1 by 22.4 और 1.12 लीटर प्रोपेन इज इक्वल टू 1 by 22.4 into 1 20 मोल सर, 20 तो मोल। बेटा अगर इसको डिवाइड करोगे ना, ध्यान से देखोगे, इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सर 20 मोल। सर 20 मोल। 20? यस सर। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं बेटा। इसको 10 में मल्टीप्लाई करो, तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो सॉरी सर, सर 0.05, सर 0.05। हाँ वो करेक्ट होगा, हाँ 0.05, क्योंकि ये बड़ा छोटा है, बड़ा है 20 की जाएगा। चलो तो इसको Yes, sir, बोलते हैं 0.05। 1/20, ये 1/20 आएगा मुझे लगता है। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 0.05 yes sir. 1/20, हाँ तो 1/20 तो बेटा आपका 1.12 लीटर जो आपका प्रोपेन होगा ना, इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/20। तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1/20 मोल ऑफ प्रोपेन कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो बेटा बोलिए कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो 1/20 मोल ऑफ प्रोपेन कितना देगा बेटा ना सर, 3 * 1/20 = 3/20 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 0.1 बट सर आपने तो वॉल्यूम पूछा है, तो एसटीपी में तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बेटा 22.4 लीटर ना बेटा, क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड Answer will be 3/20 into 22.4. वेरी गुड बेटा। तो implies that 3/20 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा सर 22.4 बाय 3/20 लीटर। आंसर कितनी सिंपल है, देखो बेटा आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। तो Excuse me, sir. आंसर हो गया। तो दूसरा देखो बेटा आपका पूछा है H2 का वॉल्यूम क्या होगा, निकाल के दिखाओ Yes, जल्दी। sir. Sir 1/5 into 22.4. चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बोल रहे हैं कि H2 का जो वॉल्यूम होगा उनका आंसर उसने दे दिया। तो अगर किसी का और बाकी है करना जल्दी कर लीजिए बच्चा, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। H2 का वॉल्यूम कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने निकाल दिया, मोल को मोल से रिलेट करेंगे तो मैं ऊपर एक लीटर दिया है तो लीटर को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो इतना मोल आपका वॉल्यूम कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा और फिर मोल को आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। आपको मास चाहे या फिर वॉल्यूम चाहे, पहले मोल में कन्वर्ट करना है और मोल को मास में और मोल को वॉल्यूम में। देखो बेटा देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। आदित्य देखते हैं बेटा आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, चलो देखते हैं बेटा। देखते हैं तो बेटा ध्यान से देखो, हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा इसमें आपको क्या दिख रहा है कि सर आपने तो बोला था कि क्वेश्चन हमेशा मोल में सॉल्व करें, तो आपका 1 मोल ऑफ प्रोपेन गिव्स कितने आपका पानी 4 मोल ऑफ पानी। तो आपको यहाँ पे दिया 1.12 लीटर, तो क्या आप यहाँ पे 1.12 लीटर तो प्रोपेन लिख सकते हो, ले सकते हो गलत है इसलिए इसको मोल में कन्वर्ट कर दो। और मोल में जब कन्वर्ट किया आपका आंसर आया था अभी 2 मिनट पहले 1/20। तो 1 मोल ऑफ प्रोपेन आपका 4 मोल ऑफ पानी देता है, तो 1/20 मोल ऑफ प्रोपेन आपका 4 * 1/20 = 1/5 मोल ऑफ पानी देगा। तो सर आपको 1/5 मोल ऑफ पानी तो देगा, बट आपको तो आपने मोल तो नहीं पूछा, आपने वॉल्यूम पूछा है। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल पानी का वॉल्यूम क्या है एसटीपी में, सर 1 मोल पानी का वॉल्यूम है 22.4 लीटर और एसटीपी और एटीपी। तो 1/5 मोल पानी का वॉल्यूम कितना होगा सर एसटीपी में 22.4 * 1/5। सर ये जो भी आंसर आपने लिखा वो जितना भी आपका आंसर आएगा उतना लीटर होगा और एसटीपी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने बहुत बेहतरीन आंसर दिया, आपने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया बेटा। तो आपने देखा कि 1 मोल पानी देगा तो आपका तो 1 मोल C3H8 देगा 4 मोल पानी, तो 1/20 मोल C3H8 देगा कितना मोल पानी, तो इतना मोल पानी मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ पानी। तो आपने कितना सिंपल तरीके से मास 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 वॉल्यूम और वॉल्यूम के रिलेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप अभी आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर ये चीज आपने समझ लिया। आपको क्या करना है बेटा, पहले तो आंख बंद करके आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, फिर सबके नीचे मोल मास और वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम तभी लिखोगे जब वो गैसियस फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली कंबस्टन में तो गैसियस फॉर्म में होगा ही होगा, क्योंकि कंबस्टन में आप बर्न करते हो तो सभी आपके गैसियस फॉर्म में होगा। कंबस्टन मतलब बर्निंग विद ऑक्सीजन। तो कंबस्टन रिएक्शन में आप जान लो अगर हाइड्रोकार्बन होगा कार्बन डाइऑक्साइड पानी निकलेगा और बैलेंस आप CHO से करोगे, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है बेटा ना, आपका कोई भी रिएक्शन में आपको मोल से आपको बैलेंस करना, मोल से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे सबको लिखने यहाँ पे दिया होगा 1.12 लीटर प्रोपेन कितना वॉल्यूम ऑफ H2 देगा, तो आपको यहाँ पे इसको मोल से आपको इक्वेट करना होगा कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन आपका कितना मोल ऑफ पानी दे रहा है। फिर आपको ये वॉल्यूम दिया है तो आपको तो वॉल्यूम ही तो नहीं लिख सकते,
तो उस वॉल्यूम को आपको मोल में कन्वर्ट करना है। याद रखना स्टोइशियोमेट्री मतलब मोल्स, आपको मोल में सब कुछ करना है। तो 1 मोल ऑफ प्रोपेन 4 मोल पानी देगा, तो 1.12 लीटर प्रोपेन जो कि आपका 1/20 मोल है, वो कितना आपका मोल पानी देगा? कितना मोल पानी दिया आपने निकाल दिया, आंसर इजीली निकाल दिया यूनिटरी मेथड से। बट इतना मोल पानी का वॉल्यूम क्या है? 1 मोल पानी का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो इतना मोल पानी का वॉल्यूम कितना? क्या बड़ी बात है इसमें? यही होता है बेटा आपका क्वेश्चन आंसर का तरीका। तो बेटा आज का क्लास तो खत्म हो गया है, आज के क्लास को इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम 10-15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट्स पढ़ेंगे, या फिर बोलोगे तो ज्यादा भी पढ़ाएंगे, मल्टीपल और मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें कि बहुत ही वाइटल कांसेप्ट आता है बेटा, जिसमें से आपका 70% क्वेश्चन आता है स्टोइशियोमेट्री का, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा देंगे, उसके ऊपर 7 से 5 मल्टीपल बेस्ड रिलेशन या फिर मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड, मतलब यहाँ पे देखो एक रिएक्टेंट का वैल्यू देता है, दूसरे का वैल्यू पूछता है, वहां पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू दिया होगा और प्रोडक्ट का वैल्यू पूछेगा, तो आप तब आप उसको कैसे निकालोगे? लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट से निकालेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट कब आएगा? जब एक से ज्यादा वैल्यू आपके सामने दिया होगा। जितने भी न्यूमेरिकल हमने कराया, सामने आपका एक ही वैल्यू दिया है, दूसरे का वैल्यू पूछा है, बट अगर एक से ज्यादा वैल्यू दिया होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट आएगा, उसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, टेक्निक बताएंगे, टेक्निक बता देंगे, आप चुटकी कैसे सॉल्व कर दोगे उस टाइप के क्वेश्चन को। और स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर बेटा, जो कि इतना इंपोर्टेंट है कि बच्चे इस चैप्टर में अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो आपको कोई हरा नहीं सकता केमिस्ट्री में। तो इसीलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग जाके पढ़ो, और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, और मैक्सिमम आधा घंटा लगे खत्म हो जाएगा, और उसका एक पूरा चैप्टर के ऊपर 50 मार्क्स का एक एग्जाम करेंगे नेक्स्ट वीक। तो ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होगा बेटा, 50 मार्क्स मतलब आपको 1 घंटा टाइम देंगे, और आपको अच्छे से पढ़ के पूरा चैप्टर रिवाइज करके रात दिन एक करके इस चैप्टर को खत्म करो। जो भी मैंने जो भी लिखा सब कुछ बस इतना बोलेंगे बेटा, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था ना, वो सिलेबस से हट गया है इस बार। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ना है, उसका ज्यादा कुछ अंदर से नहीं पढ़ना है, बट फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में आएगा, बट इस सीबीएसई सिलेबस से इस बार हट गया है। जो नया सिलेबस आया ना इंट्रोड्यूस, उससे हट गया। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो पढ़ाया था, कांस्टेंट, डेफिनाइट, मल्टीपल, रेसिप्रोकल, उसको बस, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको सिर्फ उसका डेफिनेशन पढ़ ले और कुछ नहीं चाहिए। ओके, चलो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।